नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज हिंदी में। आपने मिस्ट्री और मर्डर की बहुत सी सस्पेंस वाली फ़िल्में देखी होंगी, लेकिन जिस घटना की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके सामने हर फ़िल्मी कहानी छोटी लगने लगती है। जितना सस्पेंस इस मर्डर केस में है, उतना किसी बॉलीवुड फ़िल्म में भी नहीं होता। ये पूरा मामला अरबपति घराने का था, फिर भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। हम बात कर रहे हैं 2010 में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले अन्नी देवानी मर्डर केस की। आखिर अन्नी देवानी मर्डर मिस्ट्री क्या है? इस कहानी में कत्ल किसका होता है? कत्ल करने वाला कौन होता है? कत्ल क्यों होता है? और एक ड्रीम हनीमून ट्रिप कैसे सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। शायद अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शायद आपने अभी तक इतने परफेक्ट प्लानिंग के साथ मर्डर की कोई दूसरी कहानी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में एक के बाद एक कई किरदार आते जाते हैं, मगर जो सबसे अहम किरदार है, वो है 28 साल की अन्नी दीवानी और 32 साल के श्रीयन दीवानी। अन्नी दीवानी का नाम अन्नी नीना हिंदोश था। अन्नी स्वीडन में ही पली-बढ़ी और यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इन्होंने इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं शियन दीवानी। शियन दीवानी के पिता का भी संबंध भारत से है, मगर वो भी भारत को छोड़कर ब्रिटेन में बस गए। ब्रिटेन में उन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। जब शियन जवान हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और काफी तरक्की की। काम के सिलसिले में अन्नी दीवानी का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। अन्नी दीवानी ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने पिता विनोद हिंतोचा को बताया और इधर शिवन दीवानी ने भी अपने पिता से इस रिश्ते के बारे में बात की। आपसी मेलजोल के बाद दोनों ही परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए। इन दोनों के पास बेतहाशा पैसा था, इसलिए दोनों परिवार ने मिलकर इस शादी को आलीशान बनाने का फैसला किया और पूरा परिवार शादी के लिए मुंबई में आ गया। और फिर मुंबई के मशहूर लेक पवाई में इन्होंने 29 अक्टूबर 2010 को शादी कर ली। शियन ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। बिजनेस के सिलसिले में शियन दीवानी अक्सर साउथ अफ्रीका जाया करते थे। उन्हें साउथ अफ्रीका काफी पसंद भी था, इसीलिए उन्होंने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका चुनने के पीछे की एक कहानी ये भी बताई जाती है कि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में स ए लिखा जाता है और शियन के नाम का पहला लेटर स तथा अन्नी के पहला नाम का लेटर ए था। ये मिलाकर दोनों होते हैं स ए, इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रूगर नेशनल पार्क चले जाते हैं। दोनों अगले 4 दिन तक क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर ही एक होटल में रुकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर 2010 को ये कपल एक बार फिर से वापस कैप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर जोला टांगो से होती है। शियन दीवानी जोला टांगो की ही टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी से ये शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल केप ग्रेस होटल में चले जाते हैं। 12 नवंबर की रात ये दोनों उसी होटल में बिताते हैं और 13 नवंबर को भी वो दोनों पूरा दिन उसी होटल में बिताते हैं। साथ ही आगे घूमने का कुछ प्लान भी तैयार करते हैं। प्लान तैयार हो जाने के बाद शियन एक बार फिर से उसी टैक्सी ड्राइवर जोला टांगो को फोन करते हैं और उसे होटल में बुलाते हैं ताकि वो इन दोनों को घुमा सके। जब जोला टांगो अपनी टैक्सी लेकर केप ग्रेस होटल पहुंचता है तो शियन दीवानी ड्राइवर से कहता है कि यहाँ की मशहूर सुशी डिश आसपास सबसे अच्छी कहाँ मिलती है। इस पर जोला टांगो उन्हें वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। यह दोनों सर्फ साइड रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए टांगो की फोक्सवैगन टैक्सी से केप ग्रेस होटल से रात के 8 बजे निकल जाते हैं। रात के 9:33 पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें गुलेत नामक एक जगह पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट में पहुंचा देता है।
यहाँ ये दोनों डिनर करने के बाद रात के 10:24 पर उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। यहाँ से फिर उन्हें टैक्सी ड्राइवर उसी टैक्सी में बैठाकर केप ग्रेस होटल की तरफ चल निकलता है। टैक्सी चलते हुए गुगुलेत गांव के करीब पहुंचती है और यहाँ से होटल की तरफ जाने के लिए एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर टैक्सी को धीरे करता है। उससे पहले ही अचानक एक व्यक्ति ठीक गाड़ी के सामने आ जाता है और जोर से सामने वाले शीशे पर अपना हाथ मारता है। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और आदमी सामने आ जाता है। जब ये लोग उसे बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों के हाथों में बंदूक है। बंदूक की नोक पर एक आदमी टैक्सी ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाकर गाड़ी के बाहर फेंक देता है और ड्राइविंग सीट खुद संभाल लेता है, जबकि उसका साथी तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और शिवन दीवानी तथा अन्य दीवानी के बीच में बैठ जाता है और इन दोनों पर बंदूक तान देता है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा हमलावर कार को आगे बढ़ा देता है। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा अपराधी शियन से उसका पर्स, स्टाइलिश घड़ी, मोबाइल सब कुछ छीन लेता है और लगभग 20 मिनट बाद एक जगह गाड़ी को धीमा करता है और शियन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अब गाड़ी में अकेली अन्नी दीवानी बचती है। इधर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से उसकी गाड़ी छिनती है, वो सीधे गुगलेत पुलिस स्टेशन जाता है और घटना की जानकारी देता है। इधर 20 मिनट बाद शियन होटल पहुंच जाता है और उधर रात के 1:17 पर ड्राइवर जोला टांगो को भी लेकर पुलिस उसी होटल के केप ग्रेस में पहुंचती है और उसका बयान दर्ज करवाती है। शियन दीवानी से बात करके पुलिस को यह पता चल चुका था कि शियन दीवानी एक अरबपति बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अन्नी दीवानी, जो अब भी अपराधियों के कब्जे में थी, वो भी एक अरबपति परिवार से आती है। घटना 13 नवंबर 2010 को रात के लगभग 11 बजे के आसपास हुई थी और अब तारीख बदलकर 24 नवंबर 2010 हो चुकी थी। पुलिस अन्नी दीवानी की खोज में लगी हुई थी कि पुलिस की एक टीम को लूटपाट वाली जगह से कुछ दूरी पर फोक्सवागन टैक्सी खड़ी होने की जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी के पिछले सीट के हिस्से के नीचे से अन्नी दीवानी की लाश पड़ी हुई मिलती है। पुलिस तुरंत लाश को कब्जे में ले लेती है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और गाड़ी को भी जांच के लिए भेज दिया जाता है। अन्नी की लाश मिलने की खबर अन्नी के पति शियन दीवानी तथा अन्नी के पिता विनोद हिंडोचा को भी दी जाती है, जो अब भी वहां पहुंचने के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को अन्नी के शरीर पर 3 जगह गोली के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद अन्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर रात के 11 बजे अन्नी दीवानी के पिता विनोद हिंटोचा भी साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अन्नी की लाश देखने के बाद खुलासा होता है कि उसके पास मौजूद व्हाइट गोल्ड और डायमंड की ब्रेसलेट गायब है। उसकी स्पेशल एडिशन की वॉच भी गायब है। उसके पास जो ब्लैकबेरी का फोन था वो भी गायब है। कुल मिलाकर अन्नी के पास से जितनी भी चीजें गायब हुई थी, उन सभी की कीमत 5 लाख से ऊपर थी। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे शरीर पर सिर्फ एक गोली लगने के सबूत मिलते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी तरह यौन हिस्सा या फिर बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह यह मामला साफ था कि अपहरण सिर्फ लूट की नीयत से किया गया था। लेकिन सवाल यह था कि जब लूट के लिए अपहरण किया गया था तो फिर अन्नी की हत्या क्यों की गई? पुलिस इसका जवाब ढूंढने में लग जाती है। अब तारीख हो चुकी थी 15 नवंबर 2010। गाड़ी और लाश मिलने के बाद पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है कि जल्द से जल्द अन्नी दीवानी के कातिलों का पता लगाया जाए। इस सिलसिले में पुलिस लगातार छापेमारी करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने अपने बयान में कहा था कि सबसे पहले गाड़ी के अगले शीशे पर एक अपराधी ने अपने पंजे से हमला किया था। इसलिए तुरंत पुलिस फॉरेंसिक टीम के पास पहुंचती है और अगले शीशे से फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश की जाती है। किस्मत से पुलिस को वो फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है तथा पुलिस वह फिंगरप्रिंट मैच कराती है। थोड़ी कोशिशों के बाद वो फिंगरप्रिंट
पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज ओली लेंगिन नामक के व्यक्ति से मिल जाता है। ओली लेंगिन एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो पहले भी चोरी और लूटपाट की कुछ घटनाओं की वजह से जेल जा चुका था, लेकिन इसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की थी। पुलिस अब तुरंत ओलीले इंगनी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन 15 तारीख को इसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है और अपनी कई टीम सिर्फ ओलीलो को ढूंढने में लगा देती है। इस तरह 16 नवंबर 2010 की रात को खलीचा नाम के एक ग्राउंड से ओलिले इंगोनी को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो ओलिले कहता है कि उसने इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती पर आती है तो वो मान जाता है कि उसने अपहरण जरूर किया है और लूटपाट में भी उसका हाथ है, लेकिन अन्य दीवाने पर उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि शिवामा डोंडा कावे नाम के तीसरे व्यक्ति ने बैग छीनने के दौरान अन्य दीवाने पर गोली चला दी थी, जिससे अन्य की मौत हो गई। अब पुलिस शिवामा डोडा कावे को खोजने में लग जाती है। उधर पुलिस जब कावे को ढूंढने में लग जाती है, इधर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अन्नी दीवानी के पिता को अन्नी की लाश सौंप दी जाती है। 17 नवंबर 2010 की रात अन्नी दीवानी की लाश को ब्रिटिश एयरवेज के चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर शेन दीवानी और विनोदा हिंडोछा ब्रिटेन चले जाते हैं। जो अन्नी दीवानी नई नवेली दुल्हन के रूप में महज कुछ दिन पहले हनीमून बिताने दक्षिण अफ्रीका गई थी, अब वहां से वह एक लाश के रूप में ताबूत में बंद होकर वापस आती है। यह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अन्नी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका में पुलिस अब भी पूरी जान से कावे नाम के अपराधी को ढूंढने में लगी हुई थी। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को एक मुखबिर द्वारा कावे के लोकेशन की जानकारी मिलती है। बिना समय गंवाए 17 नवंबर 2010 की रात 1 बजे पुलिस की टीम बताई गई लोकेशन पर धावा बोलती है और शिवामा डोडा कावे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में कावे भी हर तरह से आरोप से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस बताती है कि ओलिले एंगनी ने कहा है कि अन्य दीवानी पर तुमने गोली चलाई थी, इस पर कावे कहता है कि मैं अपहरण और लूटपाट में शामिल जरूर था, लेकिन गोली मैंने नहीं बल्कि ओलिले एंगनी ने ही चलाई थी। जब पुलिस कावे से पूछती है कि यह सब तुमने क्यों किया, तो यहाँ पर कावे मांडे बुलिरियो नाम के एक शख्स का जिक्र करता है और कहता है कि इसी ने मुझे किसी से मिलवाया था और उसने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था। पुलिस कड़ियों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ते इन्वेस्टिगेशन के साथ ये उतनी ही उलझती जा रही थी। अब पुलिस मांडे बोलम्बो नाम के एक शख्स को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस थोड़ा कोशिश करने के बाद मांडे बोलम्बो को पास के क्लोजियम होटल में से गिरफ्तार कर लेती है, जो कि वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मांडे बोलम्बो की इसमें क्या भूमिका है, इस हत्याकांड में उसे क्या मिला। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडा काबे को किससे मिलवाया था, तो बुलोम्बा जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को जो झटका लगता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर मुलाम्बो ने पुलिस को क्या बताया? क्या अपराधी पकड़े गए और क्या उन्हें सजा मिली? आखिर हनीमून पे जाने वाली अन्नी दीवानी को मारने वाला शख्स कौन था? वो लड़की खुशी-खुशी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने गई थी। वो सपनों को सजा रही थी, जीवन को खुलकर जीना चाहती थी और अभी तो उसने जीना शुरू किया था। आखिर उसकी हत्या कौन करवा सकता है? उसकी हत्या करने वाला कोई गैर नहीं था, अपने घर से ही था। बहुत अपना था, बहुत खास था, जिस पर वह मूंद कर विश्वास करती थी। आखिर वह शख्स कौन था? अब आप सोच रहे होंगे कि वह उसका पति हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसके ससुराल वाले हो सकते हैं या उसका कोई दोस्त हो सकता है। तो जानने के लिए आपको इसका दूसरा एपिसोड सुनना पड़ेगा, जो कि जल्दी ही रिलीज होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।